हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हम आज की क्लास। आज हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि आपका इंग्लिश ग्रामर का है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल आर अकेडमी फिरोजाबाद को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सारी अपडेट आपको वहां पर मैं भेजता रहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लेस द करेक्ट आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंस। मिनटू से हमारे आर्टिकल पर भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दिया गया है, माई फादर रिटर्नड होम बिफोर, और यहाँ पर है स्पेस और लास्ट में दिया गया है इवनिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ डे। तो हमें यहाँ पर फिल करना है एक आर्टिकल। क्या हम यहाँ पर एन इवनिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। द इवनिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि पार्ट ऑफ द डे के बिफोर हम द का यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम द का यूज नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है? यहाँ पर दिया गया है बिफोर, तो यहाँ पर जैसे बिफोर, आफ्टर, अराउंड, एट, बाई, इस तरीके के प्रीपोजिशन अगर हमारे इवनिंग यानी कि पार्ट ऑफ डे के सामने आ जाते हैं तो वहां किसी भी तरीके के आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास सेकंड, प्लेस द करेक्ट आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंसेस। हमारे पास अगेन फिर से आर्टिकल फिल करने के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर आर्टिकल फिल करना है, यहाँ पर आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। तो माई फादर इज, यहाँ पर है एक कॉमन नाउन लेक्चरर। तो हमारे फादर क्या है? एक लेक्चरर है, तो नो डाउट यहाँ पर हम ए का यूज कर देंगे। माय फादर इज अ लेक्चरर। अब यहाँ पर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बेसिकली किसी यूनिवर्सिटी से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि यूनिवर्सिटी, उसके बाद में ऑफ और उसके बाद में प्लेस, यानी कि जिस जगह की यूनिवर्सिटी है वो। अगर ये फॉर्मेट आ जाता है तो हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ए और द हो जाएगा। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Which of the following sentence is grammatically correct? इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे कि 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। 4 ऑप्शंस में डिफरेंट तरीके के डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, सॉरी ऑप्शंस होंगे। उनमें से बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्या ये पूछा जा सकता है कि कौन सा वाला इनकरेक्ट है? तो देखिए क्वेश्चन पे ऑप्शन पे दिए गए हैं, यहाँ पर पूछा गया कि करेक्ट कौन सा वाला है। तो ऑप्शन है हमारे पास, दे वेंट टू हंट द एलिफेंट। दे बिल्कुल ठीक है, वेंट ठीक है, टू हंट यहां तक भी ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां है? यहां पर है। यहां दिया गया है द और यहां दिया गया है एलिफेंट, जो कि हमारा गलत तरीके से यूज किया गया है। मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत है। यहां पर है दे वेंट टू हंट, यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। अब यहां दिया गया एन एलिफेंट, तो ये भी बिल्कुल गलत तरीके से यूज किया गया है। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये ठीक है, एन एलिफेंट ही होता है। यहाँ है दे वेंट टू हंट एलिफेंट, तो एग्जैक्टली ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से यूज किया गया है। यहाँ पर है दे वेंट टू हंट एलिफेंट्स, यहाँ पर एलिफेंट्स दिए गए हैं, तो ये गलत है। अब ऐसा होता क्यों है तो आप समझिएगा। अगर किसी सेंटेंस में किसी भी एनिमल के पहले हमें हंट का यूज करना है, तो उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे? उस एनिमल को सिंगुलर नाउन के तौर पे, यानी कि सिंगुलर नंबर में यूज करेंगे बिना किसी आर्टिकल के। तो हमने यहाँ पर आर्टिकल लगाया, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर सिंगुलर था तो ठीक था, लेकिन आर्टिकल गलत है। यहाँ पर भी आर्टिकल लगाया गया है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है और ये सिंगुलर नंबर में यूज किया गया है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपका जब एग्जामिनेशन आएगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप चेक करिएगा, आपको कम से कम 30% ऑफ टोटल क्वेश्चन
फिल इन द ब्लैंक्स के देखने के लिए मिलेंगे। सो माय फादर इज एन इंस्पेक्टर बट, अब यहां पर फिर से हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, इज अ लॉयर, यानी कि मेरे पिता तो एक इंस्पेक्टर हैं बट तुम्हारे क्या है, लॉयर है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर दिया गया है इज, यानी कि ये वर्ब है। अब यहां पर हमें सब्जेक्ट बनाकर लाना है किसी को, तो योर्स फादर, जो कि गलत है, योर्स फादर कभी नहीं होता है, योर इज। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये कोई प्रोनाउन नहीं है, इसका यूज हम, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि इसके बाद में नाउन का होना आवश्यक होता है, तो ये वाला भी गलत है। ठीक है, अब योर्स फादर, योर्स और दिया गया है फादर। अब योर्स के साथ में, योर्स क्या है, योर्स हमारा एक पॉजेसिव केस प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन का यूज नहीं होता। ठीक है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं होता, इसके बाद में हम वर्ब का यूज कर सकते हैं और इसको हम आफ्टर वर्ब यूज कर सकते हैं। मतलब हमारा ये है कि एक पॉजेसिव केस प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट बनकर सेंटेंस में आ सकता है या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आ सकता है। ठीक है, लेकिन वो काम किसका करता है, एक तरीके से पजेशन का काम करता है कि यह चीज उसकी है और यह चीज किसकी है। ठीक है, तो योर्स फादर ये गलत है, इसको नहीं लगाएंगे। यहां दिया गया योर्स, ये अकेला ही यूज होता है, या तो सब्जेक्ट, यानी या तो सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो योर्स, योर्स के बाद में वर्ब दिया गया है, डेफिनेटली यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। तो माय फादर इज एन इंस्पेक्टर बट योर्स इज अ लॉयर, मेरे पिता इंस्पेक्टर है और तुम्हारे एक लॉयर है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस फ्रेगमेंटेड है यहाँ पे, तो अवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स दैट योर्स, और लास्ट में दिया गया है नो एरर। इस क्वेश्चन को सही तरीके से देख लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे पता लगाना है कि कहां पर गलती है। देखिए, अवर्स आर बिल्कुल ठीक है, अब यहां दिया गया द सेम, ये भी बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम्स ये भी बिल्कुल ठीक है। अब गलती कहां है, तो गलती हमारे इस कंजक्शन में है, दैट में। क्यों है, क्योंकि यहां दिया गया योर्स। अब योर्स के बाद में कोई भी वर्ब नहीं दिख रही है हमको, मेरी बात को समझ लीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस में फ्रेज आ जाता है द सेम और उसके बाद जो क्लॉज ऐड किया गया, उस क्लॉज में कोई भी वर्ब आइडेंटिफाई नहीं हो रही है कि क्या वर्ब है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है, या क्या वर्ब है, तो उस कंडीशन पे हम दैट का यूज नहीं करते, हम वहां पर एज का यूज करते। तो यहां पर दैट को रिमूव करेंगे और एज लगा देंगे, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन हमारे पास में एरर पार्ट फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है बट थोड़ा अलग है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पर आधारित है। देखिएगा, दिस इज द सेम। अब यहां पर हमने बताया था कि द सेम आ जाए तो ये तो पोर्शन बिल्कुल ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द सेम। अब दिया गया है डॉग, दिस इज द डॉग विच बार्क्ड एट हर बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हर, और लास्ट में दिया गया है नो एरर। अब मेरी बात को समझिए, मैंने अभी क्या बताया था कि किसी सेंटेंस में अगर द सेम आ जाता है और उसके बाद जो अगला क्लॉज ऐड होता है, उस क्लॉज में कोई वर्ब आइडेंटिफाई नहीं की जाती, तो उस कंडीशन पर हम जो आगे कंजक्शन ऐड करते हैं, जैसे यहां पर दिया गया है, तो एज को लगाते एज। बट अगर हमारे पास वर्ब आइडेंटिफाई है, क्या है, डिड नॉट बाइट, इसका मतलब ही है यहां पर विच तो नहीं लगाएंगे, बट यहां पर हम क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे। क्लियर, याद रखिएगा। यानी कि अगर वर्ब आइडेंटिफाई नहीं है तो एज करेंगे, वर्ब आइडेंटिफाई हो रही है तो दैट का यूज करेंगे। इसके साथ में द सेम के साथ में। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। मिस्टर जोशी टू वॉक इन द मॉर्निंग, ये क्या है, यूज्ड, विल, वुड और माइट। तो यहां पर हमें स्पष्ट हो रहा है कि टू वॉक ये किसी हैबिट की बात हो रही है। अगर किसी सेंटेंस में किसी पास्ट हैबिट की बात की जा रही है, कोई व्यक्ति अतीत में या इन फॉर्मर डेज कुछ किया करता था,
तो ऐसी कंडीशन में हम हैबिचुअल एक्शंस को दर्शाने के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास में इधर फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन ट्रिप, और लास्ट में है डी मतलब नो एरर। तो चेक करिएगा इसको कैसे करेंगे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ एवरी वन ऑफ देम, इफ एवरी वन ऑफ देम यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां है, यहां पर है वर इंटरेस्टेड, हमारे पास दिया गया ये एवरी वन ऑफ देम। तो किसी कंडीशन में क्या हो जाए, या तो एवरी वन आ जाए, एवरी आ जाए, वन आ जाए, ईच आ जाए, और इनके बाद में क्या आ जाए, ऑफ और देम आ जाए। ऐसी कंडीशन पे हमेशा जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। वर्ब को रिमूव करेंगे और वाज हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहां पर दिया गया करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। मैंने बताया था कि आपको करेक्ट और इनकरेक्ट फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं। तो करेक्ट और इनकरेक्ट में हमें इसमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो 3 सेंटेंस इनकरेक्ट होंगे और 1 सेंटेंस हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर है, चलिए तो देखिए, नो सूनर डज ही गो टू द ऑफिस देन द टेलीफोन रिंग्स। तो यहां पर क्या है, नो सूनर दिया गया है। ठीक है, इन्वर्जन का यूज करना है। ये सेंटेंस आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इन्वर्जन देख लीजिए, डज दिया गया है, ही दिया, बिल्कुल ठीक है। गो टू द ऑफिस, लेकिन यहां पर देन दिया है, क्या है ये, देन, और हमें यूज कौन सा वाला देन करना है, ये वाला देन करना है। ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में नो सूनर डू दिया है और ही दिया है, तो ये तो वैसे ही गलत है। नो सूनर डज दिया है, ही दिया है, गो दिया है, बिल्कुल ठीक है। टू द ऑफिस, और ये भी बिल्कुल सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अगेन हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिए। तो नो बॉय एंड गर्ल्स वाज प्रेजेंट देयर। अब यहां दिया गया नो बॉय। नो बॉय अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है या नो या और उसके साथ में कोई दूसरी चीज, तो वो सिंगुलर होती है। लेकिन यहां पर दिया गया गर्ल्स, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। नो बॉय एंड नो गर्ल वाज, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नो बॉय एंड गर्ल, अगर हमारा नो बॉय एंड नो गर्ल है तब भी सिंगुलर रहेगा। नो बॉय एंड गर्ल यानी कि नो नहीं लगा तब भी सिंगुलर ही रहेगा, मतलब ये सेंटेंस भी ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नोट करिएगा, दिस इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स। ही नीडंट गेट एनी मोर कार्स। अब उसको और कार लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, वाट ही हैज। अब यहां पर वाट का जो यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाट के अनुसार ही हम यहां पर लगा पाएंगे जो भी लगाना है। वाट ही हैज, अब वहां पर हमें फिल करना है आर, इज, वाज, हैड। कैसे पता लगाएंगे कि यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करनी है या प्लूरल यूज करनी है। तो देखिए, वाट का जो यूज होता है किसके संदर्भ में होता है, वाट का मतलब होता है दोज। क्या होता है, दोज, विच और द थिंग्स विच। ये तीनों ही चीजें जो है हमारी प्लूरल वर्ब के साथ में यूज की जाती हैं, याद रखिएगा। तो वाट ही हैज, अब यहां पे प्लूरल वर्ब लगाना है, तो यहां पर न तो ये होगा, न तो ये होगा, न तो ये होगा। केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। ही नीडंट गेट एनी मोर कार्स, वाट ही हैज आर क्वाइट सफिशिएंट। उसको और कार लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास जितनी भी कार्स हैं वे सफिशिएंट है, पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब हमें इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है।
वन शुड लव हिज कंट्री, तो वन वाले मैंने बहुत सारे सेंटेंस आपको करा दिए। किसी सेंटेंस में वन अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ जाता है तो उसके पूरे सेंटेंस में जो प्रोनाउन और जो एडजेक्टिव यूज होते हैं वो वन के ही होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वन, और यहां पर दिया गया हिज, ये इनकरेक्ट है। वन शुड लव अवर्स, ये इनकरेक्ट है। वन शुड लव, ये इनकरेक्ट है। वन शुड लव वंस कंट्री, दैट इज वन। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर इज नॉट स्पेस शुगर इन दिस पॉट नाउ, यानी कि अभी इसमें शुगर नहीं है, बट देयर वाज, फिर से स्पेस है, शुगर इन इट यस्टरडे। तो देखिए यहां पर दिया है नॉट, जब नॉट आ जाए तो इसमें से क्या लगाएंगे, नॉट के साथ में हम एनी का यूज करते हैं, नॉट प्लस एनी, चाहे सामने काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, हम नॉट के साथ में एनी का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। और यहां पर दिया गया है शुगर, जब हमें कुछ मात्रा दर्शानी है तो हम सम का यूज करते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा एनी और सम। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, फिल इन द ब्लैंक्स, आई नो भोजपुरी एंड लेस इंग्लिश, यानी कि मैं कुछ भोजपुरी जानता हूं और थोड़ी सी इंग्लिश जानता हूं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पे फ्यू लगा दूंगा, फ्यू का मतलब है नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव, और वो भी यूज होता है किसमें, काउंटेबल नाउन में। अब यहाँ पर काउंटेबल नाउन नहीं है और ना तो ये नेगेटिव हमें बनाना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट इनकरेक्ट रहेगा। लिटिल, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता है, बट इसका मतलब भी नेगेटिव, मतलब नगण्य होता है, तो ये भी नहीं होगा। अ लिटिल, अ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता है, लेकिन इसका मतलब होता है समथिंग या सम, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। आई नो अ लिटिल भोजपुरी एंड लेस इंग्लिश, मैं थोड़ी सी भोजपुरी जानता हूं और थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैड वर्क टू डू दिस मॉर्निंग बट आई कुड डू ओनली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई हैड, अब देखिए अ लिटिल, आई हैड अ लिटिल, तो अ लिटिल यहां पे क्यों नहीं होगा, अ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, मेरे पास थोड़ा सा काम था करने के लिए, बट आई कुड डू ओनली अ लॉट ऑफ, लेकिन मैं सिर्फ बहुत ज्यादा काम कर पाया। अब सिर्फ के साथ में बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते, तो ये इनकरेक्ट रहेगा। इसके बाद में आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क बट आई कुड डू ओनली अ फ्यू। अ फ्यू का जो यूज करते हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन नहीं है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट रहेगा। फ्यू, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फ्यू पहले नहीं लगा सकते, अ लॉट बाद में दिया है। अ लॉट ऑफ अ लिटिल, यानी कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम था करने के लिए, बट मैं थोड़ा सा काम कर पाया। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स, इफ यू स्पेंड, अगर तुम खर्च करते हो रुपीज, यू कैन गेट गुड बुक्स, अगर तुम खर्च करते हो रुपीज, तुम्हें अच्छी सी कार, सॉरी क्या मिल सकता है, अच्छी सी बुक्स मिल सकती हैं। तो यहां पर देखिएगा लिटिल, लिटिल का जो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन में होता है, और यहां पर लिटिल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब नगण्य। तो ये तो बिल्कुल किसी कंडीशन पे नहीं हो सकता है। अ लिटिल भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अ फ्यू प्लस काउंटेबल नाउन, अ फ्यू प्लस काउंटेबल नाउन, इसका मतलब होता है सम, मतलब थोड़ा सा। तो यही तो दिया गया है, इफ यू स्पेंड सम रुपीज, अगर तुम कुछ रुपीज खर्च कर लो तो तुम्हें अच्छी सी किताबें मिल जाएंगी। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे दिया गया है 17 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज टाइम, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है आपकी इट इज टाइम से, इट इज टाइम से, तो आने वाला जो वर्ब होता है सब्जेक्ट के बाद वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। यहां देखिए इट इज टाइम ही, अब यहां पे जो वर्ब लगेगी वो सेकेंड फॉर्म में लगेगी। इट इज टाइम, विल गो नहीं होगा, गोज नहीं होगा, वेंट हो जाएगा। ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, इट इज टाइम से स्टार्टिंग होने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगती है वो सेकेंड फॉर्म लगती है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, राहुल विल हैव बीन सिंगिंग
और यहां पर है स्पेस, खाली जगह, ये टाइम एंड टेंस का सेंटेंस है। तो हमें क्या लगाना है? अब मॉर्निंग दिया गया है, मॉर्निंग दिया गया है, राहुल विल हैप्पी सिंगिंग, क्या करेंगे? सिंस मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग या इन मॉर्निंग। देखिए अब अगर हम इन लगाएंगे तो इनके साथ में इन द मॉर्निंग हमें करना पड़ेगा, तो ये वाला होगा नहीं, ठीक है। फ्रॉम हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर यहां पर होगा नहीं और सिंस यहां पर होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो टेंस है हमारा, ये किसका टेंस है? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है सिंस के बजाय। जिस तरीके से बाकी के टेंसेस में सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, इसी तरीके से यहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का और सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। या कोई काम कब से स्टार्ट होगा उसके लिए फ्रॉम का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, फिल इन द ब्लैंक्स। आई सपोज दे द लेटेस्ट न्यूज राहुल फिर स्पेस रागिनी। तो यहां पर देखिए पहला जो सेंटेंस है आई सपोज प्रेजेंट में है, आई सपोज दे द लेटेस्ट न्यूज। तो आई सपोज दे हियर, मुझे लगता है कि वे सुनते हैं, तो नहीं होगा, यहां पे मैरिड है, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। हर्ड और मैरिड, राहुल मैरिड, ये तो यहां पर हर्ड है, यहां सपोज है, ये नहीं होगा। हैव हर्ड, आई सपोज दे हैव हर्ड, यानी प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां पर राहुल मैरिड रागिनी, तो बिल्कुल ठीक है। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ये ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, और राहुल मैरिड रागिनी ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें दिए हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। माय टीचर सेड इट इज टाइम टू वर्क हार्ड। अभी जो क्वेश्चन कराया था उसी को मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? माय टीचर सेड, तो अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो माय टीचर सेड का माय टीचर सेड ही रहेगा। इट इज टाइम, इट इज को हटाएंगे और वाज लगा देंगे, बाकी उसमें कुछ चेंज करना नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देंगे, वहां हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माय टीचर टोल्ड दैट, टोल्ड नहीं लगाएंगे। माय टीचर सेड टू नहीं लगाएंगे, माय टीचर सेड दैट लगाएंगे। इट वाज, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देयर इज टाइम टू स्टडी, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देयर इज टाइम टू स्टडी। किसी सेंटेंस में, किसी एक्टिव वॉइस में अगर हमारा टू प्लस वर्ब यानी कि बोल सकते हैं कि इनफाइनेटिव विद वर्ब आता है, तो हम उसको क्या करते हैं? टू के बाद में भी लगाते हैं और जो वर्ब होती है उसकी V3 बना देते हैं। तो देखिए कहां पर है, अब ये हमारा इनडायरेक्ट तो बनना नहीं है, जो बाद लगा दिया इनकरेक्ट है। इट इज टाइम टू बी स्टडीज, इट इज टाइम टू बी स्टडीज, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा V3 हो गया और ये बी लगा दिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। सॉरी, यहां इट तो है ही नहीं है, यहां पे देयर है। देयर इज टाइम टू बी स्टडीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है ना। इट वाला कोई ऑप्शन नहीं है, देयर वाला हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगेन हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 21 के तरीके से ही क्वेश्चन है, ये सेम पैटर्न पर आधारित है, तो देख लीजिएगा। इट इज टाइम टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? टू बी प्रिपेयर्ड हो जाएगा, टू बी प्रिपेयर्ड। तो इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी प्रिपेयर्ड। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बाकी के सभी इनकरेक्ट हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। दिए हुए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो इनकरेक्ट है? चेक करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स। तो ये मेड फ्रॉम ब्रिक्स नहीं होगा, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। मेड फ्रॉम का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब किसी सबस्टेंस से कोई चीज बनाई जाती है, तो जिस सबस्टेंस से बनाई गई है वो सबस्टेंस चेंज हो जाए, जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है, तो यहां पर ये इनकरेक्ट है। द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स, वैसे तो ठीक है, मेड ऑफ तो सही लगाया गया है, लेकिन यहां पर स्टोन्स गलत है, क्योंकि स्टोन जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसका प्लुरल नहीं बनता। योर हाउस इज मेड ऑफ द ग्लास, ये ठीक लगाया था, मेड ऑफ द ग्लास, लेकिन इसमें द इनकरेक्ट है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में द का यूज नहीं करते, ठीक है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, तो ये बिल्कुल ठीक है, मेड ऑफ ब्रिक। यहां पर जो मटेरियल यूज करते हैं वो हम अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज करते हैं, जिसको हम बिना किसी आर्टिकल के इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंडिकेट विच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग ईडियम। ईडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दिया गया है टू पुट टू एंड टू टुगेदर, ये एक ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, टू पुट टू एंड टू टुगेदर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट फैक्ट के साथ में निर्णय लगाना। आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट विच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, इसका मतलब है टू क्वेरल ओपनली, यानी खुलेआम सरेआम लड़ाई झगड़े करना। नेक्स्ट वन है इंडिकेट विच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर है, आप इसको याद रखिएगा। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंडिकेट विच वन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इडियम। टू फेस द म्यूजिक, ये अच्छा है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। टू फेस द म्यूजिक मीन टू से टू सफर इविल कॉन्सिक्वेंसेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द अंडरलाइन फ्रेज इज ए और एन। तो यहां पर हमारे पास एक सेंटेंस है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दिस इज द रूम वेयर आई लिव्ड इन। दिस इज द रूम वेयर आई लिव्ड इन, यह वह रूम है जहां मैं रहा करता था। आप लोग बताइएगा ये जो अंडरलाइन फ्रेज है ये किस तरीके की है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, या नन ऑफ दी। तो देखिए जब हमारा ये वाला पोर्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये मेन क्लॉज के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो यह एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है। अगर यह मेन क्लॉज में आने वाली किसी वर्ब की विशेषता बताता है तो ये एडवर्बियल क्लॉज यानी कि एडवर्ब क्लॉज होता है। अगर यह मेन क्लॉज में आने वाली किसी मेन क्लॉज में आने वाली किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर काम करता है तो ये नाउन क्लॉज होता है। तो वेयर आई लिव्ड इन क्या कर रहा है, रूम की विशेषता बता रहा है, यह वो रूम है जहां पर मैं रहता था। मिंटू से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द अंडरलाइन फ्रेज इज ए और एन। यू कैन स्टे वेयर यू आर। तो वहां रुक सकते हो जहां तुम हो। मैंने अभी बताया था कि किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आने वाला सबऑर्डिनेटिव क्लॉज अगर किसी सेंटेंस के मेन क्लॉज की वर्ब की विशेषता बताता है तो वह एडवर्बियल या एडवर्ब क्लॉज होता है। तो यहां पर कहा गया यू कैन स्टे, तुम रुक सकते हो। अब इसको मॉडिफाई किया जा रहा है वेयर यू आर, जहां तुम हो, मतलब आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ब क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज पूछा जाए तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान वाला। अगला क्वेश्चन है द अंडरलाइन फ्रेज इज द न्यूज दैट राजीव गांधी वाज किल्ड शॉक्ड एवरीवन। तो मैंने अभी बताया था कि ऐसा कोई सबऑर्डिनेटिव क्लॉज जो किसी सेंटेंस यानी किसी मेन क्लॉज के वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर आए उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। तो देखिए यहां पर समझिए, यहां पर हमारा सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है क्या है, द राजीव गांधी वाज किल्ड, दैट राजीव गांधी वाज किल्ड।
अब ये क्या कर रहा है, द न्यूज, कौन सी न्यूज, दैट राजीव गांधी वाज किल्ड, इसने क्या किया, इसने शॉक कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा शी, नाउन क्लॉज, याद रखिएगा। क्लियर हो गया। द न्यूज दैट राजीव गांधी वाज किल्ड शॉक्ड एवरीवन, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो इसको शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में इतना ही कराएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।